हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो इन स्टेप में। तो आज की क्लास 7th क्लास के लिए आज हम पढ़ेंगे इतिहास, हमारे अतीत भाग 2 का पहला चैप्टर 7th क्लास। चैप्टर का नाम है 1000 वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। 1000 वर्ष में जो जो परिवर्तन हुए, इसमें जो जो परिवर्तन हुए वो हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में 1000 वर्ष लिया गया है 700 ईस्वी से 1750 तक। 1700 1500 हो गया, पर 1000 ही बोला जाता है इसको। 1000 वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल हम इसमें पढ़ेंगे कि पहला नक्शा किसने बनाया, दूसरा नक्शा किसने बनाया, अल इदरीसी ने कौन सा नक्शा बनाया, फ्रांसीसी मानचित्रकार ने कब नक्शा बनाया, कौन सा नक्शा, भारत के क्या उसमें अंतर थे, कौन से नाम हैं जो आज भी स्थित है और पहले भी स्थित थे। ठीक है, और राजपूत का पढ़ेंगे, पर्यावाय का पढ़ेंगे, हम अभिलेखागारों का पढ़ेंगे। इसमें हम हर एक चीज़ पढ़ेंगे। इसमें हम इस चैप्टर में, ये चैप्टर एक तरीके का इंट्रोडक्शन चैप्टर है कि हम पूरी बुक में क्या पढ़ेंगे, इस पूरी बुक में हम क्या पढ़ेंगे। ये चैप्टर उस तरीके का एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है और इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिलेंगी, हमें जानने को मिलेंगी कि भारत के इतिहास को 3 भागों में अंग्रेज़ों ने किन किन 3 भागों में बांटा और इतिहासकारों ने उनको नकारा और किन दूसरे 3 भागों में बांटा। तो हम बिना टाइम वेस्ट के आगे चलते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो ये पहला चित्र है, ये पहला मानचित्र जो कि अल इदरीसी ने बनाया था 1154 में, 12वीं शताब्दी में। ये पहला मानचित्र है जो अल इदरीसी ने बनाया था। अरब के भूगोलवेता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। दुनिया का बड़ा मानचित्र उसका एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 में एक फ्रांसीसी मानचित्रकारी ने 1720 में बनाया था। ये देखिए, ये है दूसरा मानचित्र जो कि फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया था। ये आप देख सकते हैं पूरी भारत की शेप है, जो अब हम नक्शा देखते हैं पढ़ते हैं वैसा ही नक्शा है। इसमें कई चीज़ें हैं जो बिल्कुल सेम थी, उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीकी ब्यौरा देखकर आश्चर्य होता है कि यूरोप के नाविक तथा व्यापारिक अपनी समुद्र यात्रा के लिए नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। इसे अध्याय 6 में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इसमें आपको ब्रीफ बताया गया है कि हम किस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। देखिए, यहीं पर पता लग रहा है कि देखें अध्याय 6 में हम पढ़ेंगे कि जो ये सेकंड मानचित्र है, इसमें हम सारे तटीय क्षेत्र देख सकते हैं जो कि व्यापार का बहुत बड़ा मार्ग थे। आज 18वीं शताब्दी में मध्यकालीन भारत के इतिहास में ये है व्यापारिक मार्ग था। यहीं से भारत से व्यापार किया जाता था फ्रांसीसियों का, और किस प्रकार व्यापारिक अपनी समुद्र यात्रा के लिए इन नक्शों का इस्तेमाल किया करते थे। मानचित्र 2, ये भी देख लेते हैं हम। मानचित्र 2 18वीं सदी के आरंभ में गिवलॉम दे लीसेल के एटलस नूवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप बनाया गया है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब भीतरी इलाकों की नज़र डालें, ये इम्पोर्टेंट, हम आगे चलते हैं। ठीक है, इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह भी है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं का संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली, इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि शब्दावली में किस प्रकार परिवर्तन आया, हिंदुस्तान शब्द किसके लिए यूज़ किया गया, कब यूज़ किया, हिंदुस्तान शब्द कहाँ से आया, ये सब हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थ के साथ क्या होता है।
ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह के अभी भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। जो मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं, मध्यकालीन युग है, उसकी जो अरबी भाषा है वो आधुनिक फारसी भाषा जो है उससे बहुत भिन्न है, बहुत अलग है। ये भिन्नता सिर्फ व्याकरण और संदर्भ भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द, देखिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। अगर हम हिंदुस्तान बोलते तो हमारे सीधा दिमाग में आता है भारत, इंडिया, है ना। ये हमारा आधुनिकीकरण है जिसकी वजह से हम हिंदुस्तान का डेवलपमेंट करके हम भारत समझ लेते हैं, भारत भी बोलते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तब उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। जो पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के स्थित जो इलाके थे जहाँ पर ज़्यादातर लोग व्यापार करते थे, जहाँ पर फारसियों का ज़्यादातर पकड़ाव था, जहाँ पर उनका जमाव था, वो अपना व्यापार वहीं से करते थे। वो वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए हिंदुस्तान शब्द यूज़ करते थे 13वीं सदी में, मतलब 1201 से लेके 1300 तक, 13वीं सदी में, ठीक है। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। दिल्ली के सुल्तान जो औरंगजेब थे उनके अधीन आते थे जो क्षेत्र, उन पर पंजाब भी उनके अधीन ही आता था जब मुगलों का शासन हुआ था, तो उनके लिए ये हिंदुस्तान शब्द यूज़ किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द का अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। दक्षिण भारत, तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह, ये सब वहाँ पर हिंदुस्तान शब्द का कभी समावेशन नहीं हुआ, अर्थात कभी वहाँ के लोगों को वहाँ के लोगों के लिए हिंदुस्तान शब्द उपयोग नहीं किया गया, ठीक है। इसके विपरीत 16वीं सदी में आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया, ठीक है। अब 16वीं सदी में जब बाबर ने हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग यहाँ के उपमहाद्वीप, भूगोल अर्थात यहाँ की जो प्रकृति थी उसको देखकर, यहाँ पे रहने वाले लोगों के संस्कृति को देखकर, पशु पक्षियों के आचरण वगैरह ये सब देखकर उसने भारत को हिंदुस्तान शब्द या पूरे उपमहाद्वीप के लिए कहा, ठीक है। ये प्रयोग 14वीं सदी से कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त, ठीक है। अब हिंदुस्तान शब्द कहाँ से निकला ये बताएंगे। हिंदुस्तान शब्द कवि 14वीं सदी में कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वह हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। जब कवि अमीर खुसरो द्वारा हिंद शब्द यूज़ किया गया था, उस शब्द से कुछ मिलता जुलता ये हिंदुस्तान शब्द बनाया गया था। किसी भी शब्द का प्रयोग करने से इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। आज हम कुछ अलग अर्थ निकालते हैं, और जब हम अभिलेखागारों से अभिलेख लेकर इतिहास पढ़ते हैं तो उसके कुछ अलग ही अर्थ निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, उदाहरण के लिए विदेशी, जैसे सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। अब देखिए विदेशी शब्द को ले लेते हैं हम। आज के युग में, आधुनिक युग में, हम विदेशी, भारत से बाहर के लोगों, जो भारत से बाहर के लोग हैं, इंडिया से बाहर के लोग हैं, अमेरिका, यूएस, रूस, इन सब को हम विदेशी बोलते हैं। अंग्रेज़ों को बोलते हैं ना, विदेशी बोलते हैं। लेकिन मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाले कोई अनजान व्यक्ति जो समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था, ठीक है। अब हम गए शहर से लोग गांव, ठीक है। मध्यकालीन युग में जब पूरा हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पे अभिलेखागारों से हम सारा इतिहास पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि जब मध्यकालीन युग था तो गांव में जब कोई अनजान व्यक्ति या संस्कृति से भिन्न
अलग व्यक्ति आता था तो उसको भी विदेशी कहा जाता था, बेशक वो हिंदुस्तान भारत का ही रहने वाला क्यों ना हो। ठीक है, ठीक है। अब इसमें ये परदेसी, फारसी, अजनबी, ऐसे व्यक्तियों को परदेसी और फारसी में, हिंदी में परदेसी, फारसी में अजनबी कहा जाता था। इसलिए नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु कि गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे को विदेशी नहीं होते थे। एक दूसरे से विदेशी वो इसलिए नहीं होते थे, गांव के लोग एक दूसरे संस्कृति रहते तो वही थे, जानकार थे, एक दूसरे को जानते थे, अनजान नहीं थे। ठीक है, इसलिए इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकारों को कैसे पता लगता है कि भैया मध्यकालीन युग इतने वर्ष से इतने वर्ष तक था, इस मध्यकालीन युग में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब कैसे पता लगता है। ठीक है, ये स्रोत जो है उनके, उसके बारे में हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। ठीक है, इतिहासकार इस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति है, इसे देखते, प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल कुछ गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्ष के बारे में पढ़ते हैं। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्के, शिलालेखों, स्थापत्य अर्थात भवन निर्माण, ये एक एनसीईआरटी की अच्छी खूबी है कि जो भी कोई नया शब्द आता है तो उसका अर्थ ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि समझने में आसान रहे। जैसे स्थापत्य, भवन निर्माण कला जो आज भी स्थित है, जैसे सांची का स्तूप हो गया, ये सब अलग अलग तरीके पुरानी इमारतें जो हम देखते हैं, ये हमें इतिहास का इनसे ही पता लगता है कि हाँ इनके कुछ अंश बचे हैं जो कि प्रूफ करते हैं कि इतिहास था, इतिहास में क्या हुआ, कैसे लोग रहते थे, कैसी संस्कृति थी। ठीक है, शिलालेख, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। ये इनके स्रोत हो गए, इतिहासकारों के ये स्रोत है, सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री। ठीक है, इन पर निर्भर रहते हैं। कुछ बातें पहले काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहास का सूचनाओं के दूसरे प्रकार स्रोत का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करते हैं। देखिए, ये देखिए कागज़ का मूल्य दे रखा है कि 13वीं सदी के मध्यम में अगर ज़रूरत पड़ती थी, कागज़ नहीं होता था उतना, तो वो पुराने कागज़ को ही साफ़ करके उस पर ही कुछ ना कुछ लिख लेते थे। फिर एक सदी में बढ़ती गई, कागज़ का निर्माण होता गया, तो वो ऐसे ही इकट्ठे करते गए। ठीक है, करने लगा। इस समय के दौरान कागज़ क्रमांक सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृतांत, संतों का लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने के लिए प्रयोग करने लगे। ठीक है, अब हर एक राजा चाहता था कि भैया मेरे बारे में लोग पढ़ें, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मेरे बारे में लोग पढ़ें। वो वृतांत, शासकों अपने वृतांत बनवाते थे, कवियों को बिठाते थे, अपने बारे में लिखवाते थे, अच्छी अपनी खूबियाँ ही लिखवाते थे, अच्छा लिखवाते थे। जो आज भी लेखागारों में, मतलब जहाँ पे लेखागार वो होते हैं जहाँ पे पुराने लेखा जो है उनको स्टोर किया गया, रखा गया है, लाइक संग्रहालय, एक तरीके से संग्रहालय समझ लीजिए। अभिलेखागार, ये देखिए एक ऐसे स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया गया है। ठीक है, इनको पढ़ के ही हमें पता लगता है कि इतिहास में कैसी संस्कृति थी, कैसे लोग जीवन व्यतीत करते थे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियों एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों में को पुस्तकों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। यही बताया कि अभिलेखागारों में रखा जाता है इनको, ताकि ये सुरक्षित पड़े रहे और हमें आगे पता चले। उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, लेकिन लिपिक या नकल नवीस थे। ठीक है, नकलन नवीस थे, हाथ से पांडुलिपि की नकल करते थे। जो पांडुलिपि अगर पन्ना खराब हो रहा है या उसको और अलग तरीके से लिखना है तो वो उसकी नकल करके लिखते थे, क्योंकि छापे खाने नहीं थे। देखो ये चित्र में बता रहे हैं, देखो इसमें जो लिखा है इसको इस वाले में उतारा नकल करके। पर हाँ, इनको कुछ शब्द अगर समझ नहीं आते तो ये अपनी तरफ से उन शब्दों को बदल कर
कुछ बदलाव करके खुद भी लिख सकते थे, इसलिए इन पर कुछ ज़्यादा यकीन नहीं किया जाता था, स्पष्टता नहीं आती थी। ठीक है, ये लिपियाँ हैं, ये लिपियाँ हैं, कुछ उर्दू में कुछ फारसी में है लिपियाँ। लिखावट ये देखिए, चित्र 2, लिखावट भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती थी। नस्तलिक लिपि बाएं ओर लिखी जाती थी और वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते थे। फारसी अरबी जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता था। ये क्या है, शिक्षत लिपि दाईं ओर अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। ठीक है, ये बाएं से लेके ऐसे उल्टे और ये वाली दाएं से लेके ऐसे चलती थी। ठीक है, महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं पांडुलिपि प्रतिलिपि बनाने में, कुछ यही होता है। अब प्रतिलिपि बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते रहते हैं, जो उनको सामने वाले की राइटिंग में समझ में नहीं आ रहा था, उनके हैंड राइटिंग में समझ नहीं आता, वो अपनी तरफ से बना के कुछ भी जो उनको समझ आ रहा था वो लिख देते थे। ठीक है, अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। ठीक है, इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हम लेखक की मूल्य पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हम बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। जो सबसे पहले बनाई गई लिपि है, अगर 4 लिपि है, इसमें से एक 1100 सदी की है, एक 1300 की, एक 1500, एक 1800, तो हम 1100 वाली सदी पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि वह ज़्यादा शुद्ध रहती है और सही रहती है। ठीक है, कई बार लेखक स्वयं ही समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियासुद्दीन बरनी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा। मतलब पहला खुद के बारे में जो लिखा अपना वृत्तांत, जिसमें उसने अपनी जीवनी लिखी, अपने बारे में लिखा, वो 1356 में लिखा। फिर वही अपने बारे में फिर दोबारा वो लिखा 2 साल बाद, अर्थात 1358 में फिर लिखा। ठीक है, दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहालय में कहीं दबा पड़ा था। अब पुस्तकालय जो था लेखागार, वहाँ पे उनको पहला तो मिल गया 1358 वाला। ठीक है, उनके हिसाब से इतिहासकारों ने जियासुद्दीन बरनी के बारे में पढ़ाया, बताया कि भैया ये कैसा बंदे थे, क्या करते थे। ठीक है, फिर उनको उसी संग्रहालय में कहीं दबा पड़ा 1356 का जियासुद्दीन बरनी का ही खुद का वृत्तांत मिला, तो उनको 1358 वाले से ज़्यादा 1356 वाले पर विश्वास हुआ। ठीक है, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह सन 700 से 1750 के बीच 1000 वर्ष का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए इस पूरी काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई, रहट, कताई, चरखे, युद्ध के अग्नेयस्त्र, बारूद वाले हथियार। देखा, ये पूरा बताते हैं कि कौन से चीज़ें जो हमें समझना है उसको इजी करके बताते हैं। इस उपमहाद्वीप में नई तरह के खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन नए प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप ये काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। अध्याय 5, 6, 7 में आप इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, 700 से लेके 1750 ईस्वी का जो 1000 वर्ष का काल है, इसमें प्रौद्योगिकी इतने बदलाव हुए कि हम इसको 3 चैप्टरों में पढ़ेंगे, 5, 6 और 7। ठीक है, सिंचाई का बदलाव हुआ, सिंचाई में अब तो मशीनों से होता है, मोटरों से होता है। पहले किस प्रकार सिंचाई होती थी, धीरे धीरे आधुनिकीकरण आता गया और बदलते गए सिंचाई के साधन। ये सब हम इन चैप्टरों में पढ़ेंगे 5, 6, 7 में। इस युग में लोग गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना भी बहुत बढ़ गया। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्रा करने लगे। इस उपमहाद्वीप में ऊपर संपदा और अपने भाग्य गढ़ने के लिए ऊपर अपार संभावना मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का
महत्व बढ़ा उनमें से कुछ समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र, ठीक है, राजपुत्र आ गया ना, राजा का पुत्र से निकाला है। जिन 18वीं से 14वीं सदी के बीच ये नाम आमतौर पर युद्धों के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और समानता वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे महाद्वीप अलग अलग शासकों की सेनाओं से सेवारत थे। कवि और चारण राजदूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते हैं। इस युग के राजनीतिक दृष्टिकोण के महत्व हासिल करने के अवसरों पर लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थे मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने भी उठाया। अब देखो ये जो काल था, इस युग में 700 से लेकर 1750 तक के युग में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा है वह है राजपूत, जिसका अर्थ राजा के पुत्र से भी निकाला जाता है। इन्होंने युद्ध में काफ़ी जगहों पे साथ दिया। इनमें कई और भी कास्ट आ जाती है, जैसे जात बोलते जिन्हें हम, जाति, मराठा, सिख, जाट, ओम, इन सब का बहुत ही बड़ा महत्व है इस युग में, जो कि हम आगे आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्र में ये परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुए। पर्यायवास में परिवर्तन का कारण वनवासियों की मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना था। पर्यायवास, अभी देखें ना, हम यहाँ पे पढ़ेंगे पर्यायवास। इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। वहाँ पर लोग किस प्रकार रहते थे, कैसे रहते थे, ये सब पर्यायवास के अंतर्गत आता है। कैसे परिवर्तन होते ही वहाँ से लोग आदिवासी अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते थे, ये सब पर्यायवास के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम तो सामूहिक क्षेत्र, बाजार, मुखिया, पुजारी, मठों और मंदिरों में प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते और स्थानीय मालिकों वर्गों के बेगार करनी पड़ती। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि। अब देखो, अब इनके लोगों के बीच में अंतर आ गए। ठीक है, जैसे ही जो बड़े बड़े साहूकार वगैरह थे उन्होंने ज़मीनें बढ़ा दी, अपने कुछ ज़मीनों पर कब्जा कर लिया, खेती कर ली। जो मज़दूर थे उनसे क्या नाम है, मजदूरी करवाते थे। वो अगर उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं होते थे, उनको पैसे देकर उनसे ऋण भी वसूलते थे। इस प्रकार किसानों और लोगों में कई ऋण कार्यों में बहुत बदलाव आ गए। ठीक है, बहुत सा वो हो गया, बदलाव हो गया। तो जो मजदूर थे वो क्या नाम है, खेती में मजदूरी करने के साथ साथ अपने खाली समय में दस्तकारी भी करते थे, जिससे वे अपने घर का खर्च अच्छे से चला सके। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जाति स्वयं अपने नियम बनाती है। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती है, जिसे आजकल हम पंचायत सभा बोलते हैं ना, गांव में पंचायत, वही चीज़ है। यहाँ पे बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी, जिससे कुछ इलाके में जाति पंचायत कहा जाता था। आज हम पंचायत कहते हैं ना, पहले जाति की पंचायत होती थी कि भैया ये शूद्र जाति का है, ये वैश्य जाति का है, ये क्षत्रिय जाति का है। इसके जो बड़े बुजुर्ग हैं ये अपने हिसाब से अपनी जाति के नियम कानून बनाएंगे, उसके हिसाब से इस जाति के रहने वाले लोगों को चलना पड़ेगा। अगर नहीं चलेंगे तो उन्हें दंड दिया जाएगा, दंडित किया जाएगा, ये इसमें बताया गया। इसके अलावा कई गाँव के मुखियाओं का शासन होता था। मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। क्षेत्र और साम्राज्य, ठीक है, चोल अध्याय 2, तुगलक अध्याय 3, मुगल अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राजाओं के अंतर्गत कई क्षेत्र आ जाते हैं। चोल वंश, ठीक है, तुगलक वंश और मुगल वंश, इनके बारे में हम अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 में पढ़ेंगे कि किस प्रकार इन्होंने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया, अपना जो क्षेत्र था उसको बढ़ाया, कैसे इन्होंने राज किया, इनका राज किस प्रकार सुदृढ़ था, कैसे ये लोगों की देखरेख करते थे, ऋण लेते थे, क्या करते थे, ये सब हम अध्याय 3 में चोल वंश का, अध्याय
अध्याय 3 में तुगलक का, अध्याय 2 में चोल वंश और अध्याय 4 में मुगल वंश का पढ़ेंगे। ठीक है। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287, मतलब 13वीं शताब्दी गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्राचीन के उदाहरण के लिए अध्याय 2 में देखिए। ठीक है, यहाँ पे चोल वंश में गयासुद्दीन के बारे में बता रहे हैं ये। ठीक है, जो कि हम अध्याय 2 में पढ़ेंगे। उसमें एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व बंगाल गोड़ से लेकर पश्चिम के अफगानिस्तान के गजन जिसे आज हम गजन बोलते हैं तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गोड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। ठीक है, अब देखिए ये वाला मैप हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें देखा है कि पहले पे सिविस्तान, उच्च, मुल्तान, कन्नौर, इसमें कुछ जो आज भी है जैसे कि बिहार हो गया, गुजरात हो गया, देवगिरी हो गया, तेलंगाना हो गया, ये आज भी, ये कन्नौज हो गया, दिल्ली हो गया, ये आज भी स्थित है, और ये उसी जगह पर स्थित है जहाँ पर इस मैप में बताया गया है, दर्शाया गया है। ये मानचित्र 3 मिस्र के सियाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित है। ठीक है, उन्होंने ये मानचित्र बनाया था उस समय। ठीक है, प्लान करें। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों के अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं, साथ ही वे ये समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न भागों पर अपना अधिकार उल्लेख क्यों करते रहते थे। ठीक है, ये भाषा तथा क्षेत्र, किस क्षेत्र में कैसी भाषा थी, ये सब इसमें बताया गया है। ठीक है, सन 700 तक कई क्षेत्र के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा, संस्कृति, विशेषता, स्पष्टता हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। भाषा, संस्कृति और क्षेत्र, इनके बारे में हमें अध्याय 9 में और भी अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराव चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैले एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ठीक है, ये 4 जो वंश बताए हैं, ठीक है, ये राजवंश बोला जाता है क्योंकि राज करते थे, इसलिए राजवंश बोला गया है इन्हें ही क्यों दिखाया गया, क्योंकि ये एक इतने बड़े राजा थे। इन्होंने काफ़ी कम समय में, ठीक है, काफ़ी बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और लंबे समय तक राज भी किया था। और इन्होंने किस प्रकार किया ये भी हम इसमें अध्याय 9 में पढ़ेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। खलजी और मुगल वंश के शासन कितनी अवधि तक चले, कितने लंबे चले। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 18वीं शताब्दी में जब मुगल वंश पतन पर था, खत्म होने पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राजा भी उभरने लगे। अध्याय 10 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वर्षों से जो सर्वक्षेत्रीय राज्य का शासन चल रहा था, उस क्षेत्र में प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहता था और उन राज्यों की बहुत सी बातें उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग में फैले इन क्षेत्र विरासत से मिलती थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराओं में प्रशासन, अर्थव्यवस्था और प्रबंधन उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्ष में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग नहीं पनपी थी। हालांकि चरित्र की अपनी विशेषता बनी रहती थी, मगर समन्वय की सर्वश्रेष्ठीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ता था। जब मुगल वंश का पतन होने लगा तो जो दूसरे राजा थे, जो क्षेत्रीय राजा थे, उनका उदय होने लगा। वो खुद को वहाँ का राजा, अपने एरिया का राजा बनाने लगे, स्थापित करने लग गए। पुराने और नए धर्म, इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम करते हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं क्या है, ये पुराने और नए धर्म। अब देखो इसमें बताया गया है पूरे चैप्टर में हिंदू धर्म के बाद हिंदू धर्म में किन देवी देवता की पूजा की जाती थी, कैसे दूसरे धर्म आ गए, दूसरे धर्म बन गए। जैसे कि इतिहास हम पढ़ते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं।
इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैनिक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। ऐसी किसी दैविक तत्व समूह की आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय, सामाजिक आर्थिक, जैसे इन समुदायों में सामाजिक संस्कृति बदलते गए वैसे इनकी आस्थाओं में परिवर्तन आता गया। जैसे जैसे इनके क्षेत्र का बदलता गया, सामूहिक इनका समुदाय बदलता गया, किसी दूसरे समुदाय में जाके मिल गए। जैसे कि हम मुगल वंश के बारे में पढ़ते हैं कि मुगल शासकों ने अपने धर्म अपनाने के लिए कई लोगों को फोर्स किया था, कई लोगों को डराया धमकाया भी था कि हमारा जो वो है, हमारा जो वंश है, हमारी जात है, उसको आप कबूल कर लो। ठीक है, वैसे ही एक नए धर्म बनते गए, कई चीज़ें आती गई इसमें। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस तक पुजारी की विषाद कर्म कांड के बिना भी भक्त स्वयं पहुंच सकते हैं। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में हम अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। यह वही युग था जिसमें उपमहाद्वीप में नए नए धर्म का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए हुआ। मुसलमान कुरान शरीफ के अपना धर्म मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम करुणा उदारता अपने ही आस्था रखने वाले व्यक्ति गले लगाते हैं, चाहे उस व्यक्ति का सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। ठीक है, कई शासक इस्लाम, इसमें बस यही बताया गया कि किस प्रकार राजा अपने धर्म को ऊपर मानते थे, कैसे करते थे। ठीक है, समय और इतिहास के काल खंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिनों, वर्षों बीत रहे, जैसे हम देखते हैं आज संडे, मंडे, ट्यूसडे, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, ऐसे नहीं देखते हैं। वो काफ़ी लंबे 100 साल की अवधि, 200 साल की अवधि ऐसे खंडों में भी देखते हैं। उनका नज़रिया ये है कि समय सामाजिक आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचार और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा और कितना परिवर्तन आया। ये अतीत को सामान्य विशेषता रखने वाले कुछ बड़े हिस्सों, युग या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। जैसे कि एक जो संस्कृति चल रही है उसमें कब परिवर्तन आया, किस प्रकार परिवर्तन है, कितने साल लगे, ऐसे कालखंडों में बांटते हैं। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, 3 युगों में बांटा। ये विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों द्वारा धर्म एकत्रित और अर्थव्यवस्था समाज। अब ये जो उन्होंने अंग्रेजों ने बांटा था, ये इस पर स्थापित था। उन्होंने इस करके बांटा था कि पहले हिंदू का राज था, हिंदू संस्कृति थी, फिर मुगलों ने राज किया, मुगलों का शासन हुआ, मुगलों ने अपनी संस्कृति बनाई, अपना पर्यावरण फैला दिया पूरे में। ठीक है, फिर उसके बाद अंग्रेजों ने राज किया 200 साल। अंग्रेजों ने जो ब्रिटिश ने राज किया था, जो उन्होंने भी अपनी संस्कृति फैलाई, अपने काम करने का तरीका बदला। इस प्रकार कालखंडों में इसको बांट दिया। ठीक है, इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों द्वारा अतीत में विभिन्न कालखंडों की विशेषता तथा पिछले साल अपने इतिहास में पढ़ा कि उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकार समावेश तथा शिकारी संग्रह, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांव के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप इस इतिहास पढ़ेंगे कि प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ इतिहासकारों ने इसको नहीं माना, इसको नकार दिया कि भैया हम इसमें ऐसे नहीं मानेंगे। हमने पिछले 6ठी कक्षा में प्राचीन भारत के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत। ठीक है, इन 3 कालखंडों में भारत के इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को बांटा, जिसे हम प्राचीन भारत इतिहास, मध्यकालीन भारत इतिहास और आधुनिक भारत इतिहास कहते हैं। भारत के इतिहास में भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलाव के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी में 8वीं या 11वीं शताब्दी के काफ़ी विभिन्न थी, इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है।
इन 1000 वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप में समाजों के पर्याय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था में इतनी समृद्ध हो गई कि उनसे यूरोप के व्यापारी कंपनी को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। ठीक है, पुस्तक पढ़ते हैं, ये यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, अब इसके इन 1000 सालों में जो भारत का इतिहास रहा, ठीक है, जिसे हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं, इस इतिहास में राजाओं ने भी राज किया, किस प्रकार राज किया, कैसे राज किया, ठीक है, किस प्रकार ये मध्यकालीन भारत इतिहास आधुनिक भारत इतिहास में बदलता गया, किस प्रकार बदलाव, ये सब हम इस पूरी बुक में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमने यही जाना, यही पढ़ा। ठीक है, तो आज की वीडियो हम करते हैं समाप्त। आगे और वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।